बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है इन द सीरीज़ ऑफ प्रेपरेशन फॉर द पीपीएससी लेक्चर मैथ्स, और हमने रिंग्स शुरू किया हुआ है, रिंग्स एंड वेक्टर्स का टॉपिक। लेकिन इसमें हम पहले रिंग थ्योरी पढ़ें, रिंग्स क्या होते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग की। आर अगर आपके पास एक रिंग है और एक पॉजिटिव इंटीजर आपके पास एन एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि एन अगर आप इस रिंग के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उस एन को और आंसर में आपके पास ज़ीरो आ जाए, तो इस तरह का जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एन है उसको कहा जाता है कि ये आपके इस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, देन आर इज सेड टू हैव द फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक and also the smallest such positive integer is called the characteristic of r। तो इस तरह का अगर आपको कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए, दैट शुड बी पॉजिटिव एंड दैट शुड बी फाइनाइट, और यानी कि फाइनाइट मीन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल जाए जो ये काम करे, तो आप कहेंगे कि वो आपके रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। इन केस आपको कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, तो इस केस में आप कहेंगे कि आपका रिंग जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो इन्फिनिटी है या फिर ज़ीरो है, अगर आपको कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिलता। किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक को CHAR ऑफ आर रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है या CH ऑफ द रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं नीचे। एग्ज़ाम्पल नंबर 14। एग्ज़ाम्पल नंबर 14 में आपके पास बताया गया कि आम जो रिंग हैं उन रिंग्स में हम इसको चेक कर सकते हैं कि आम जो रिंग्स हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जैसे उसने यहाँ पे जिक्र किया हुआ Z2 का, ये Z2 उसने आपके सामने रिंग लिखा हुआ है जिसमें 0 और 1 मॉडुलो 2 के साथ हैं। इसमें अगर आप इसके सारे एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक चेक करें इस तरह से कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर इस रिंग के आंसर में आपको ज़ीरो दे रहा है, तो वो उसने चेक किया। उसने देखा कि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर में आपके पास 2 ही आता है। ठीक है, वैसे तो आंसर में आपके पास 2 आता है, लेकिन चूँकि मॉडुलो 2 है तो मॉडुलो से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर में ज़ीरो आ जाता है। इसके बाद 2 को इस ज़ीरो से भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वैसे ही ज़ीरो आ जाता है, तो आंसर में आपके पास ये तो वैसे ही ज़ीरो आ जाता है। अब इसका मतलब है 2 जो है एक ऐसा नंबर मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जिसको 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, 2 पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है, तो 2 को इस Z2 के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आ जाता है, तो 2 इस Z2 की कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है। अब इसको चेक करने से पहले ज़ीरो को आप चेक नहीं कर सकते किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक। उसकी वजह यह है कि अगर आप डेफिनेशन में देखें तो पॉजिटिव इंटीजर की बात होती है, कोई पॉजिटिव इंटीजर n कैरेक्टरिस्टिक बनता है। ठीक है, तो ज़ीरो जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर तो है ही नहीं, तो इसलिए हम कभी भी ज़ीरो को एज अ कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट चेक नहीं कर सकते। इसके बाद 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले आप 1 को चेक करेंगे कि क्या 1 इस Z2 की कैरेक्टरिस्टिक है, फिर आप 2 पे आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने नंबर बढ़ाते जाना है। देखिए, जब आप 1 को चेक करते हैं तो आप देखें 1 को 0 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर 0 आता है, लेकिन 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है, 0 नहीं आता अंडर मॉडुलो। ठीक है, अंडर मॉडुलो 2, तो आप 1 को इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते, इसलिए इसके बाद हम 2 पे ये सारी उसने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है।
तो 2 इसकी करेक्टरिस्टिक बना, जबकि 1 नीचे एक्सप्लेन्ड है कि करेक्टरिस्टिक नहीं बनता। तो इस तरह से आपने देखा कि आप Z2 के अंदर गए और Z2 की करेक्टरिस्टिक के लिए एग्ज़ाम्पल पेश की, और Z2 की करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 ही निकलती है। यही काम आप Z3 के साथ भी कर सकते हैं, और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि Z3 की करेक्टरिस्टिक जो है वो 3 निकलती है, एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। और आप नोट करेंगे कि Zn की करेक्टरिस्टिक n होता है, यानी कि ये जितने भी रेजिड्यू क्लास के रिंग्स हैं इनके लिए करेक्टरिस्टिक चेक करना बहुत आसान है कि इनका जो मॉडलो होता है वही इनकी करेक्टरिस्टिक, मॉडलो में जो नंबर है वही इनकी करेक्टरिस्टिक होता है। तो अब आपके लिए जनरल रिज़ल्ट इसका आपके सामने आ जाएगा कि आप ये देखें, वी कैन चेक सिमिलरली, वी कैन चेक ये Z3 है आपके पास मॉडलो 3 के साथ, इसकी करेक्टरिस्टिक चेक की गई तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास 3 निकली, तो Zn की करेक्टरिस्टिक n निकलेगी, यानी कि जो मॉडलो है वही उसकी करेक्टरिस्टिक बनेगी। ये आपके सामने एक रिज़ल्ट आ गया। अगर कभी भी रेजिड्यू क्लास के रिंग्स की करेक्टरिस्टिक पूछी जाए तो उनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो वही होगी जो कि उनका मॉडलो है। इसके बाद नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ही एक और इंफॉर्मेशन कि इंटीग्रल डोमेन, अगर कोई रिंग आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो फिर उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? उसकी करेक्टरिस्टिक या तो ज़ीरो होगी या फिर प्राइम नंबर होगा। इसका प्रूफ भी है साथ ही, लेकिन आप इसका बस रिज़ल्ट याद रखें। एक तो करेक्टरिस्टिक हमें इजीली पता चल जाती है, एक इस थ्योरम से इंटीग्रल डोमेन की करेक्टरिस्टिक के बारे में आइडिया हो गया, या तो वो ज़ीरो होती है या प्राइम नंबर होता है। और दूसरा जो है करेक्टरिस्टिक रेजिड्यू क्लास के रिंग्स जो हैं उनकी करेक्टरिस्टिक भी हमने चेक की कि हमारे पास रेजिड्यू क्लास के रिंग्स की करेक्टरिस्टिक भी हम इजीली उनके मॉडलों से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो जनरल लाइफ के हमारे पास रिंग्स हैं, जैसे कि रिंग ऑफ रियल नंबर्स के सेट्स जो हैं वो भी रिंग बनाते हैं। अगर आप इनकी करेक्टरिस्टिक चेक करने लगें तो आपको कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा जो तमाम रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर में ज़ीरो दे, सिवाय ज़ीरो के, जबकि ज़ीरो तो करेक्टरिस्टिक हो ही नहीं सकता, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिकॉज करेक्टरिस्टिक जो नंबर इंटीजर बनता है वो इंटीजर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, तो ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव नंबर नहीं है। तो इसलिए इनके लिए रियल नंबर्स के रिंग के लिए इसी तरह से इंटीजर्स का रिंग आपके पास है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है। इन रिंग्स के ऊपर अगर बात करें इनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए, तो इनकी करेक्टरिस्टिक के लिए हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता जो पॉजिटिव भी हो और इनके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर में आपको ज़ीरो दे। तो इस तरह के रिंग्स जो हमने पढ़ा है कि जिनकी करेक्टरिस्टिक इस तरह से कोई पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता, उनकी करेक्टरिस्टिक हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, या हम कहते हैं इन्फिनिट करेक्टरिस्टिक की। ठीक है जी। इसके बाद आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन आप सामने देख रहे हैं। आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन इससे पहले हम ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं। ग्रुप्स में भी आइडेम्पोटेंट होते हैं बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि रिंग्स आपके ग्रुप्स ही होते हैं। तो रिंग्स ग्रुप्स की तरह रिंग्स में भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट कहा जाता है अगर उसका स्क्वायर वापस वही एलिमेंट आ जाए। सेम डेफिनेशन जो ग्रुप थ्योरी में थी। इसके अलावा नीलपोटेंट की डेफिनेशन भी यहाँ पे है। एक एलिमेंट को नीलपोटेंट एलिमेंट कहा जाता है अगर उसकी कोई पावर ली जाए, आप कोई पॉजिटिव पावर लें, पॉजिटिव इंटीजर उसकी पावर और आंसर में वो एलिमेंट ज़ीरो बन जाए, तो इस तरह से उसको नीलपोटेंट कहते हैं। और आइडेम्पोटेंट वही है जो आपके पास है। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है कि रिंग आपके पास विद यूनिटी है, यानी कि रिंग में यूनिटी भी मौजूद है, तो फिर ज़ीरो और वन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। ज़ाहिर है ज़ीरो का स्क्वायर से भी ज़ीरो ही आता है और वन के स्क्वायर से भी वन ही आता है। ये दोनों आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है और ज़ीरो जो है वो नीलपोटेंट होता है। हमेशा ज़ीरो तो है, ज़ीरो तो ऑलवेज़ नीलपोटेंट होता ही। इसके बाद प्रॉब्लम 12 भी आपको नीलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है। प्रॉब्लम 10 आपको रिंग से बता रही है कि नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट कैन नॉट बी नीलपोटेंट, यानी कि नीलपोटेंट
जब आप रिंग्स में निलपोटेंट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, निलपोटेंट सिर्फ ज़ीरो निकलते हैं, ज़ीरो के अलावा और कोई एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो होता है वो नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट जो नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट निकलते हैं, यानी कि वो निलपोटेंट नहीं हो सकती। ये निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट के बारे में एक आपस में रिलेशन है। अ नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट कैन नॉट बी निलपोटेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स समटाइम्स होते हैं ना, जैसे आप ज़ीरो को इस वक्त देखें ऊपर डेफिनेशन में, तो ज़ीरो आइडेम्पोटेंट भी है और ज़ीरो निलपोटेंट भी है, ठीक है। तो लेकिन वन जो है वो सिर्फ आइडेम्पोटेंट है, वन निलपोटेंट नहीं है। तो यही बात वो प्रॉब्लम में आपसे यहाँ पे जिक्र कर रहा है कि वो आइडेम्पोटेंट जो नॉन ज़ीरो हैं, जैसे कि वन है आइडेम्पोटेंट है और नॉन ज़ीरो है, ये निलपोटेंट नहीं हो है। इसी तरह से और भी नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट जो आपके पास निकलेंगे किसी रिंग में, वो निलपोटेंट नहीं होंगे, ठीक है जी। ये रिज़ल्ट आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा निलपोटेंट और आइडेम्पोटेंट को उसने इंटेग्रल डोमेन में भी एक रिज़ल्ट आपके सामने रखा है कि अगर आपके पास इंटेग्रल डोमेन विद यूनिटी है तो उसमें भी सिर्फ आइडेम्पोटेंट जो निकलते हैं ज़ीरो यूनिटी निकलते हैं आइडेम्पोटेंट। द ओनली आइडेम्पोटेंट्स इन अ इंटेग्रल डोमेन आर द ज़ीरो एंड यूनिटी। तो क्योंकि बहुत से रिंग्स ऐसे हैं जिसमें ज़ीरो यूनिटी के अलावा भी बहुत से आइडेम्पोटेंट्स हमारे पास होंगे। अब हम चेक करते हैं। इंटेग्रल डोमेन में तो हमने चेक कर लिया कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कौन से होते हैं जी। ये आपके सामने है नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट के नॉट बी निलपोटेंट। एक ही याद रखिएगा कि ये रिंग्स का रिज़ल्ट है। रिंग्स में नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट निलपोटेंट नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी भी इंटेग्रल डोमेन में सिर्फ आइडेम्पोटेंट जो हैं वो ज़ीरो और यूनिटी होते हैं, ठीक है। अब हम और देखते हैं फर्दर। जैसे कि एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने Z4 लिखा हुआ है। Z4 में आपके पास 0 1 2 3 चार एलिमेंट हैं और चारों को उसने आइडेम्पोटेंट के लिए पहले चेक किया कि तो 0 आइडेम्पोटेंट है, 1 आइडेम्पोटेंट है, 2 आइडेम्पोटेंट नहीं है, 3 आइडेम्पोटेंट नहीं है, ठीक है जी। तो आपके पास जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट निकले वो 0 और 1 निकले। इसके बाद निलपोटेंट के लिए चेक किया है तो निलपोटेंट एलिमेंट एक ज़ीरो तो निलपोटेंट होता है ऑलवेज़। इसके अलावा हम देखते हैं कि 2 जो है, 2 की पार्ट 2 लेने से भी आपके पास ज़ीरो आता है, तो 2 भी आपके पास निलपोटेंट है। इसके अलावा 3 निलपोटेंट नहीं है क्योंकि 3 का स्क्वायर ज़ीरो जनरेट नहीं करता, 3 के स्क्वायर से आपके पास 1 आता है, ठीक है जी। और इसके बाद भी अगर आप 3 को और पावर्स उसने चेक की हुई हैं कि किसी पावर पे ज़ीरो आ जाए, जैसे 2 पावर पे तो ज़ीरो अगर नहीं आ रहा तो 3 पावर पे उसने चेक किया 3 आंसर आता है, 4 पावर पे उसने चेक किया 1 आंसर आता है, 5 पावर पे 3 आता है। तो किसी भी पावर पे आपके पास 3 की कोई भी पावर लेने से ज़ीरो जनरेट नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी पावर इसका ये फिर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं बनता। 3 आइडेम्पोटेंट नहीं है, 3 निलपोटेंट नहीं है, 2 आपके पास निलपोटेंट है, 0 आपके पास निलपोटेंट है। तो आपके पास अब आपने ये देख लिया कि आपके पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट तो जो हैं वो 0 और 1 निकले। और जबकि निलपोटेंट की बात, 0 हमेशा निलपोटेंट होता है, तो 0 के अलावा नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी आपके पास निलपोटेंट निकला। और वो कौन सा है? वो एलिमेंट आपके पास 2 है जो कि निलपोटेंट है। अगर पिछले रिज़ल्ट को यहाँ पे अप्लाई करें, जो पिछला रिज़ल्ट था नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट के नॉट बी निलपोटेंट, तो वो यहाँ पे ट्रू आता है। देखिए आइडेम्पोटेंट जो है, जो एलिमेंट आपके पास आइडेम्पोटेंट निकला है वो एलिमेंट 1 है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो 1 ही है सिर्फ जो आइडेम्पोटेंट है, और ये निलपोटेंट नहीं है। लेकिन 2 जो निलपोटेंट बना है ये आइडेम्पोटेंट नहीं था, तो नॉन ज़ीरो आइडेम्पोटेंट के नॉट बी निलपोटेंट, ये बात यहाँ पे ट्रू है। अब ये आपके पास जो है Z4, ये इंटेग्रल डोमेन नहीं है आपके पास, ठीक है। तो Z4 चूँकि इंटेग्रल डोमेन नहीं है, तो पीछे एक इंटेग्रल डोमेन का भी हमने रिज़ल्ट पढ़ा है। इंटेग्रल डोमेन में आपके पास 0 और 1 जो है वही आपके पास आइडेम्पोटेंट होते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होता। लेकिन चूँकि Z4 आपके पास इंटेग्रल डोमेन नहीं है,
तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 जो कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो भी आपके पास आइडेम्पोटेंट नीलपोटेंट निकल आया। इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ रेजिड्यू क्लासेस को मज़ीद चेक कर सकते हैं कि उसमें आपके पास कौन से एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट हैं और कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास नीलपोटेंट हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट ऑफ द रिंग्स का टॉपिक। अगर आपके पास 2 रिंग्स हैं और आप उन्हें प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का तरीका जो है वो आपके पास यहाँ डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप प्रोडक्ट कैसे लेते हैं 2 रिंग्स का। प्रोडक्ट इस तरह से लिया जाता है जैसे आप ऑर्डर पेयर बनाते हैं, पहला एलिमेंट पहले रिंग से और दूसरा एलिमेंट दूसरे रिंग से। जैसे आप 2 सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं रूटीन लाइफ में, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ए क्रॉस बी आप करते हैं और इस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर्स आते हैं, पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का बी से होता है। सेम उसी पैटर्न पे उसने 2 रिंग्स का प्रोडक्ट लिया हुआ है। अगर आपको रिंग्स का प्रोडक्ट लेने का कोई MCQs आ जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिंग, तो उसमें आपने ये चीज़ आपको उस वक्त काम आएगी। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ द रिंग में जिस तरह के एलिमेंट्स हैं उनका सम भी बताया हुआ है। ये सम वैसे ही है जैसे रूटीन लाइफ के ऑर्डर पेयर्स का सम होता है। XX में यानी कि फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट में और Y पोजीशन का एलिमेंट सेकंड पोजीशन में का एलिमेंट जो है वो सेकंड पोजीशन में ऐड होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन है इस तरह के एलिमेंट्स की वो भी डिफ़ाइन की हुई है, यानी कि यही पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रिंग्स के एलिमेंट्स की, जो आपने करनी है। इससे हट के कोई और मल्टीप्लिकेशन किसी और स्टाइल से नहीं करनी। ये तो था प्रोडक्ट ऑफ द रिंग। इसके बाद एक प्रॉब्लम देख लें। इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 16, 2 रिंग्स अगर आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं, एक R है और एक S है, अगर आप इनका प्रोडक्ट लें तो फिर इनकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करने का फॉर्मूला भी इसने साथ ही दिया हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले का प्रूफ भी है, लेकिन आप इसका रिज़ल्ट याद कर लें। क्या है कि जी करेक्टरिस्टिक ऑफ R क्रॉस S, यानी कि R और S का जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रिंग्स करते हैं, तो जो प्रोडक्ट के आंसर में नया रिंग आता है उसकी करेक्टरिस्टिक 2 हो सकती हैं। 2 रिज़ल्ट्स हैं, या तो 0 होगी या फिर कोई K होगा। 0 कब होगी? एक यानी कि उसने 2 हिस्सों में अपने इस करेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन किया है। अगर तो दोनों रिंग्स जो कि उस प्रोडक्ट का हिस्सा हैं R और S, दोनों की करेक्टरिस्टिक अगर तो 0 है तो फिर उनके प्रोडक्ट से जो नया रिंग आता है उसकी करेक्टरिस्टिक भी आपके पास 0 होगी। और अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक ऑफ R और करेक्टरिस्टिक ऑफ S 0 नहीं है तो फिर आप क्या करें, इन दोनों की करेक्टरिस्टिक का एलसीएम लें। जो एलसीएम है वही इनके प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है जी। तो ये तरीका है आपके पास कि आप इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रिंग की करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं।